इंदिरा इलेक्शन हार जाने के बावजूद मिराजी की आसाब पर किस कदर सवार थी, इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब मैंने पहले दिन दफ्तर का चार्ज संभाला। सिकंदर, उन्होंने मुझे तखले में मुबारकबाद के बाद कहा, तुम्हारा बुनियादी काम इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इंदिरा के किरदार को इस कदर घिनौने अंदाज में सामने लाओ कि वो आइंदा सियासत के नाम से तौबा करने लगे। उन्होंने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल है। मैंने इनकी राय से इख्तलाफ करते हुए कहा, बल्कि मेरा तो ख्याल है इसे छेड़े बगैर संजय और दीगर अफराद को ट्रैप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम उसे नहीं जानती इसलिए बात कह रहे हो। उन्होंने दो टोक लहजे में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो संजय को भेंट चढ़ा देगी। मिरार जी ने मेरा मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं चौंक कर इन्हें देखा। उन्होंने बात जारी रखी, जो औरत सियासत के लिए अपनी मोहब्बत की शादी को इस तरह त्याग दे कि शोहर को शराब में अपनी ज़िंदगी घोल देनी पड़े, वो औरत कुछ भी कर सकती है। मिरार जी रिसाई का गुबार उभर कर सामने आ रहा था। वो जज्बाती होते जा रहे थे। इस औरत ने अपना मतलब निकालने के हर एक को इस्तेमाल किया। शास्त्री के देहांत के बाद इसने कांग्रेस के बड़ों को यकीन दिलाया कि इनके हुक्म पर आंखें बंद करके चलती रहेगी, और उन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया, और जब मकसद हल हो गया तो इन्हें धक्का दे दिया। फिर चंद्रशेखर के जरिए पार्लियामेंट में मुझ पर इल्जामात लगवाए, हालांकि मैं उस वक्त वजीर खजाना था। मिरार जी और भी बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनकी बात दरमियान से उचक ली। ईसाई साहिब, ये तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने इनकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवाई कि इस तरह वो अपनी शिकस्त की दास्तान सुना रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मकसद हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू की वजाहत करते हुए कहा, पार्लियामेंट के कान को खरीदने के लिए लाइसेंस, प्लाट और परमिटों से लेकर नकद रकम अदा करने की रस्म की इब्तदा इसी ने की है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मैंने गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए कहा, तमाम एजेंसियों को इस काम पर लगा दो कि वो इंदिरा और संजय की बेएतदालियों और हुकूमत के गलत इस्तेमाल के ऐसे सबूत फराहम करें जिसके बाद इनके सज़ा होने और जेल जाने में कोई शुबा न रह जाए, और एक बार किसी भी अदालत में इन्हें सज़ा होगी तो इंडियन सियासत नेहरू ख़ानदान के भूत से आज़ाद हो जाएगी। मिरार जी ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, संजय को जेल भिजवाना मेरे अंदर की आवाज़ थी, इसलिए मैं फौरी तौर पर इसके लिए तैयार हो गया। मैं आज ही इस पर काम शुरू करता हूँ, मैंने इनसे कहा, लेकिन इसमें तुम दूसरे काम ना भूल जाना। उन्होंने मुझे अपनी जगह से उठता देखकर कहा, शुरू के चंद दिन काम को समझने और फाइलों से निपटने का तरीक़ाकार समझने में खर्च हो गए, मगर बहुत जल्द मैंने मामला पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। हुसैन रजा साहिब फौरी तौर पर वापस जाना चाहते थे, लेकिन मैं जिद करके इन्हें रोकता रहा। अजीज से मैं खुद करनी कतरा रहा था, जबकि हुसैन रजा साहिब मेरे जवाब के मुंतज़िर थे। काम की ज़्यादती का ये आलम था कि चाहने के बावजूद मैं इर्तिका से गुफ्तगू नहीं कर पा रहा था। किरण के यहाँ से उस रात की वापसी के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि इर्तिका को पूरी सूरत हाल से आगाह करने के साथ फैसला भी इस पर छोड़ दूंगा, मगर इसका मौका नहीं मिल पा रहा था। विजय से मैंने कहा था कि वो मेरा हाथ बटा दे, मगर इसने फौरी तौर पर ऐसा करने से मुआवजत कर ली थी। बाप की मौत के बाद से इसमें एक बड़ी तब्दीली ये आई थी कि अब वो ज़्यादातर तन्हाई का आदी हो गया था। हंसता मुस्कुराता विजय कहीं खो गया था, इसलिए मुझे इस वक्त इंतहाई हैरत हुई जब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के बाहर से सिक्योरिटी के अमले ने फ़ोन पर बताया कि कोई विजय साहिब आपसे मिलना चाहते हैं। अगरचे इस वक्त भी मैं एक मीटिंग में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने विजय को फौरी तौर पर अंदर बुलवा लिया और इससे कहलवाया भी कि अगर कोई फौरी मसला नहीं है तो थोड़ी देर इंतज़ार कर ले। और इसका जवाब ये आया कि वो मेरा इंतज़ार करेगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन उम्मीद करूँगा कि हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो किसी और को नहीं बताई जाएगी। विजय ने इस वक्त ये बात कही थी जब हम दोनों के सिवा कमरे में कोई और नहीं था। क्या कोई बहुत संजीदा गुफ्तगू है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसने मेरे मजाक का जवाब दिए बगैर अपनी गुफ्तगू जारी रखी। इर्तिका के सिलसिले में हुसैन रजा साहिब ने आपसे कुछ बात कही थी। विजय ने बराह रास्त अपने मकसद पर आते हुए कहा, हाँ, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं इर्तिका से इस मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने भी बराह रास्त अपने मतलब पर आते हुए कहा, और यकीनन ये गुफ्तगू आप उस वक्त तक नहीं करना पसंद करेंगे जब पानी सर से ऊंचा हो जाए। इससे मेरी कोताही की जानिब निशानदेही करते हुए कहा, तुम देख रहे हो विजय कि मैं आजकल कितना मसरूफ़ हूँ। मैंने अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि आप 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। इससे मेरी मुआवज़त कबूल नहीं की थी। ठीक है, मैं आज या कल इससे बात कर लूँगा, मैंने भी हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। इर्तिका के बारे में इस तरह की गुफ्तगू से मेरे रगो पे में नशा सा दौड़ जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बात करना चाहते, लेकिन इतनी बात तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आपको पसंद करती है। विजय के फ़िक्रे ने मुझे सरशार कर दिया था। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मैंने इसी सरशारी के आलम में कहा, मगर मैं चाहता हूँ कि इर्तिका फौरी तौर पर इस इलाके में वापस ना जाए जहाँ से आई है। विजय ने एक मुख्तलिफ मौजू छेड़ दिया था, मगर इससे पहले कि मैं इससे कुछ कहता वो बोल पड़ा, अगर मुमकिन हो तो किसी न किसी तरह शादी करके इर्तिका को यहीं रख ले।
मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ न समझते हुए कहा। अजीत को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और इर्तिका के मामले में शिकस्त के बाद वो कुछ भी कर सकता है। विजय ने जिस खतरे की जानिब इशारा किया था वो मेरे नज़दीक कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। क्या डॉक्टर अब्दुल कादिर अपने इलाके में इतने बेबस हैं कि ये बात नहीं है? इसने दरमियान ही से बात उचकते हुए कहा। अजीत हर मामले में इंतहा पसंद है और ये तो इसकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसने मुझे सूरत हाल की गंभीरता से आगाह करने की कोशिश की। तुम्हारी अजीत से बात हुई थी क्या? मैंने सवाल किया। अजीत ने इर्तिका से बराह रास्त बात की है और इसके इनकार के बाद ही से वो कुछ मजीद। विजय अभी यहीं तक पहुंचा था कि कांति कमरे में दाखिल हो गया। ये पहला मौका था कि मुझे इसका इस तरह बगैर दस्तक दिए दाखिल होना बुरा महसूस हुआ था। विजय इसे देखते ही खामोश हो गया था। आप लोग शायद कुछ प्राइवेट किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसने कमरे में अचानक छा जाने वाली खामोशी को महसूस करते हुए कहा। नहीं, कुछ ऐसी खास नहीं, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। और जो कुछ थी भी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। बहरहाल वो वज़ीर आज़म का बेटा था। आप लोग अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, इसने कोने में सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं, हम वाकई अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त तक विजय मेरा मकसद समझ चुका था। तुम रज़ा साहिब से कहना कि मैं शाम तक घर आऊँगा, मैंने विजय से मुखातिब होते हुए कहा। कांति लाल इस दौरान विजय के बराबर आकर बैठ चुका था। ठीक है, विजय ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैंने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि कांति की मौजूदगी में कोई गुफ्तगू होना मुमकिन नहीं रहा था। खुद कांति के अंदाज से भी महसूस हो रहा था जैसे वो भी विजय की फौरी रवानगी चाहता है। सिकंदर भाई, आप सीट पर तो बैठ चुके लेकिन अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, इसने विजय के जाते शिकवा शुरू कर दिया। कांति, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैंने इसके शिकवे का जवाब देते हुए कहा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझ पर कितना प्रेशर है, इसने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा। बड़े काम ना सही लेकिन छोटे काम तो आप आराम से कर सकते हैं, इसने मुझे हौसला देते हुए कहा। मसलन, मैंने इसके ज़ोर देने पर बात कह दी थी। मसलन वो अरून प्रसाद वाला मामला ही ले लें। इसने एक ऐसा नाम लिया जिसे मैं अपनी तमाम तर बर्बादियों की बुनियाद समझता था। उसने मुझे उस वक्त घर से बेघर किया था जब इसकी एक ज़रा सी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी को एक सीधी डगर पर रख सकती थी। इसने सिर्फ मुझे ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरे साथ उस बूढ़ी औरत को भी अपने उस ख़ानदान के पास पनाह लेने पर मजबूर किया था जहां वो आम हालात में जाने के लिए शायद कभी भी तैयार ना होती। मैंने सोचा, ऐसे शख्स की प्रॉब्लम हल करने को कांति लाल छोटा काम कह रहा था, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो इससे ज़्यादा बेस्कूल हो जितना कि वो इस वक्त है। अरून प्रसाद चाहता है कि मैं जज को हिदायत दूं कि इसकी ज़मानत काबिल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाए। मैंने कांति को समझाने की गर्ज से कहा। तो इसमें मसला क्या है? वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला। मगर कांति, ये इंतहाई गैर कानूनी है, मैंने अपनी बात पर जोर देने की गर्ज से कहा। एक जज को कानूनी मामले में मशवरा देना और किसी भी किस्म का प्रेशर इस्तेमाल करना। सिकंदर भाई, जो कुछ किताबों में लिखा है अगर इसके मुताबिक काम करते रहे तो कुछ नहीं होगा, इसने मेरे फिक्रे को दरमियान में से उचकते हुए कहा। अरून प्रसाद समेत तमाम अफराद इस बात से परेशान हैं कि अगर ये छोटा सा काम नहीं हो सकता तो वो बड़े कामों की तवक्को कैसे रखें। इसकी आवाज़ में तशवीश का पहलू था। देखें, वो अपना काम तो किसी न किसी ज़रिए निकलवा ही लेंगे, लेकिन इसके बाद लोग हमारी जानिब रुख नहीं करेंगे। इसने मसले का दूसरा पहलू समझाते हुए कहा। आप सिर्फ जज से फ़ोन पर बात कर लें और हमारे 10 लाख खड़े हो जाएंगे। और ये बात आम हो गई तो? मैंने सवाल किया। कौन बताएगा? इसने सवाल का जवाब सवाल से देते हुए कहा। अरून प्रसाद बताएगा या जज साहिब खुद बताएंगे, इसने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए कहा। पता है अरून प्रसाद ने मुझसे क्या कहा था? कांति कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला और मेरे सवाल करने से पहले ही अरून प्रसाद की बात दोहराने लगा। उसका कहना था कि अगर इस जगह संजय होता तो इसका काम हुए 1 हफ्ता हो चुका होता, बल्कि पटना पहुंचे भी इसे 1 हफ्ता हो चुका होता। कांति, ऐसे शवाहिद मुहैया करो कि संजय इस तरह के काम करता था। कांति की गुफ्तगू से मेरा जहन में अंदरा और संजय को ट्रैप करने का एक नया आइडिया आया था। इस तरह के काम करने वाले ना तो कोई सबूत छोड़ते और ना इनका कोई गवाह होता है। कांति जानता था कि मैं किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। सर, पीएम साहिब आपको याद कर रहे हैं, मिराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन पर बताया। तुम बैठो कांति, मैं अभी मिराज जी के पास से वापस आकर ये बात करता हूँ, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। इन चंद दिनों में मेरी मिराज जी से जितनी भी मुलाकातें हुई थी वो चंद मिनट से ज़्यादा की नहीं थी, इसलिए मैंने कांति के इस फिक्रे के बाद के जल्दी आ जाइएगा इसे यकीन दिलाया था कि वापसी मुझे सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा दरकार नहीं होंगे। किसी फाइल के नोट के बारे में मालूम करना होगा। मैंने कमरे से निकलते हुए आखिरी फिक्रा कहा था। मिराज जी के कमरे में पहुंचा तो सूरत मुख्तलिफ थी। नए वज़ीर ख़ारजा मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इनके साथ मौजूद थे।
सिकंदर वाजपेयी साहिब अमरीकियों के एक पैगाम के साथ आए हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पें शुरू कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव में इजाफा हो। मिरार जी ने मेरे बैठते ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, अमरीकी बेवकूफ़ हैं। मैंने बगैर किसी तमहीद के अपनी राय जाहिर कर दी और इसके साथ ही मैंने देखा कि मिरार जी के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर सी आ गई, जैसे वो खुद ना चाहते हों कि पड़ोसी मुल्क से किसी किस्म के ताल्लुकात ख़राब किए जाएं। हमारी जानिब से कोई भी इस तरह की पेशकदमी हुई तो जवाबी तौर पर दबाव बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, मैंने अपने दलाइल की इब्तिदा करते हुए कहा। मगर वाजपेयी ने इससे कबल ही दखल अंदाजी करना मुनासिब समझा। सिकंदर, आप समझ नहीं रहे, इस वक्त पाकिस्तानी कौम बटी हुई है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक ज़ोरों पर है। ऐसे में हमारे लिए बांग्लादेश वाले मकासद हासिल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे अंदाज़ा था कि अमरीकियों से ज़्यादा ये जन संगी ज़हनियत की कार फरमाई है, लेकिन मैंने बराह रास्त ये कहने से गुरेज किया, वाजपेयी साहिब, अगर पाकिस्तानी हुकूमत कमज़ोर हो रही है तो हम कौन से ताकतवर हैं। मैंने इसकी तवज्जो इंडिया में मौजूद सूरत हाल की जानी मबजूल कराते हुए कहा, सदर हमारा मुखालिफ है, सूबाई हुकूमतें हमारे खिलाफ मुखालफों की हैं जो हमारी हर हदायत के मुखालिफ काम करेंगी। इंदिरा और कांग्रेस का आसेब अभी पूरी तरह दफन नहीं हुआ है, और इन सबसे बढ़कर ये कि एक मुश्तरका दुश्मन की मौजूदगी में बटे हुए लोग दोबारा मुत्तहिद हो सकते हैं। तो आप इसकी हमायत नहीं करते। वाजपेयी ने मेरी गुफ्तगू से नतीजा अख्ज़ करते हुए कहा, आपको भी नहीं करनी चाहिए। मैंने गेंद इसके कोर्ट में डालते हुए कहा, अमरीकी अपना मुफाद देख रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना मुफाद पेश नज़र रखना चाहिए। मैंने बनिए की ज़हनियत को सामने रखते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी अधूरी कार्रवाई का मतलब ये होगा कि लोग एक बार फिर इंदिरा को याद करेंगे, जिसकी बेहतर प्लानिंग के सबब बांग्लादेश बना था। मैंने इसे मजीद डराते हुए कहा। मेरे दलाइल इतने वजनी थे कि वाजपेयी इनके सामने ठहरने की सकत नहीं रखता था, मगर इसके बावजूद इसने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, मगर इससे अमरीकी नाराज़ भी हो सकते हैं, तो हुआ करें। मैंने बेपरवाही से कहा, अमरीकियों की समझ में अगर हमारी बात नहीं आती तो हमें क्या ज़रूरत है इनकी खुशामद में वक्त ज़ाया करें। मैंने ऐसे अंदाज में कहा कि वो दोनों मेरी शक्ल देखने लगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनके सफ़ीर से मिलकर तमाम गुफ्तगू की वजाहत कर दूं। मैंने मिरार जी से इजाज़त तलब करने वाले अंदाज में कहा, मगर मिरार जी के कुछ कहने से पहले ही वाजपेयी बोल पड़ा, मेरे ख्याल में सारी सूरत हाल अच्छी तरह समझ गया हूँ और इन्हें भी समझा सकता हूँ। वाजपेयी के इस तरह से दखल देने से मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि अमरीकियों से ज़्यादा जनसंगी ज़हनियत इस मंसूबे के पीछे काम कर रही है। ठीक है, आप दोनों साथ मिल लें, मिरार जी ने मौजू को ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा, और यूँ बात ख़त्म हो गई। हम दोनों वज़ीर आज़म के कमरे से साथ ही निकले थे और कायदे से वाजपेयी को वहीं से रुखसत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे साथ लगा हुआ कमरे तक आ गया। आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, वाजपेयी ने मेरे साथ चलते हुए कहा, और भगवान का शुक्र है कि मेरा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ। मिरार जी मुझे तफसील के साथ इसकी तमाम गुफ्तगू बता चुके थे, लेकिन वो नहायत ढटाई से मुझ पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इस गैर ऐलानशुदा पोस्ट के लिए मुझे इसका मरहून मन्नत होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहिब मुझे तमाम तफसीलात से आगाह कर चुके हैं कि आपने मेरी कितनी सिफारिश की थी। कोशिश के बावजूद मैं अपने लहजे की तलखी नहीं छुपा सका था। आप शायद उससे पहले वाले मामले का जिक्र कर रहे हैं, वाजपेयी ने मेरे कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन इस बारे में मेरा ज़मीर साफ़ है। जाहिर है मैंने इसकी बात से इत्तफाक़ किया था, लेकिन वो इस इत्तफाक़ के पर्दे में छुपे हुए तंज को महसूस के बगैर नहीं रह सका। कभी कभी ऐसा भी होता है सिकंदर साहब के इंसान वो कुछ करने पर मजबूर हो जाता है जो वो नहीं करना चाहता। इसने अपनी मजबूरी को माजरत की बुनियाद बनाते हुए कहा, एडवानी जैसे बेहुदा और लुच्चर लोगों के साथ लेकर चलने में जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता। इसने अपने चेहरे पर इस तरह के तासुरात तारी कर लिए थे जिन्हें तारी करके वो इससे पहले मेरे सामने एडवानी की बुराइयां करता रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, वो खुद भी इस मौजू से निकल भागना चाह रहा था, बल्कि इससे बेहतर होगा कि हम ये तय कर लें कि अमरीकियों से मुलाकात कब करनी है। आज ही मिल लेते हैं, मैंने कहा। आज शाम में तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए कल पर रख लेते हैं। जैसे आप कहें, मैंने इससे इख्तलाफ नहीं किया। मैं कल का कोई वक्त मुकर्रर कर लेता हूँ, फिर आपको इत्तला करवा दूंगा। इसका फ़िक्रा मुकम्मल करने से पहले ही मैं समझ गया था कि वो बात टाल रहा है। आप वज़ीर ख़ारजा हैं वाजपेयी साहिब, और इस मामले में आप जो फैसला करेंगे इसे मंजूर करना पड़ेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एडवानी से भी कह दूंगा कि वो आपसे आकर मुआवजत कर ले। इसने दोबारा वही मौजू छेड़ दिया जिससे हम अभी निकले थे। मुआवजत के लिए नहीं, अलबत्ता आप इसके लिए ज़रूर भेजिएगा कि सबसे पहला बिल असम्बली में उन्होंने ही पेश करना है। मेरी जानिब से मुकम्मल समझौता करने वाला अंदाज शायद वाजपेयी की समझ में नहीं आया था, इसलिए वो ज़्यादा देर रुके बगैर चला गया। लेकिन मैं जानता था कि पहला बिल एडवानी के ज़रिए पेश करवा कर मैं किस ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रहा हूँ। एडवानी से मेरी पहली
झड़प इसी मौजू पर हुई थी। उसका ख्याल था कि जनता पार्टी की हुकूमत को सबसे पहले गौ हत्या के खिलाफ बिल पेश करना चाहिए, और अब वो खुद असेंबली में प्रेस पर आयद की जाने वाली पाबंदी को ख़त्म करने का बिल पेश कर रहा था। प्रेस से मुतल्लिक इस बिल को सबसे पहले पेश करने का मशवरा मैंने ही मिरार जी को दिया था, और उन्होंने इसे पसंद करते हुए इससे मुतल्लिक अहकामात भी जारी कर दिए थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वाजपेयी के साथ अपने कमरे की जानिब आते मैं ये सोच रहा था कि कांति लाल को मेरे कमरे में देखने के बाद वाजपेयी का रद्दमल क्या होगा, लेकिन हमारी वापसी तक वो इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त न कर सका था और बगैर कोई पैगाम छोड़े चला गया था। अलबत्ता सेक्रेटरी के ज़रिए मुझे इतना ही मालूम हो सका कि कमरे से इसने चंद फ़ोन किए और फिर अचानक उठकर बगैर कुछ कहे चला गया। ये भी अच्छा ही हुआ, वरना मुझे फिर से अरुण प्रसाद जैसे कमीने के लिए काम करने पर मजबूर करता। मैंने सोचा इसके साथ ही दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस रोज़ मैं जल्द से जल्द काम निपटाकर मदन लाल के घर पहुंचना चाहता था। क्या ये ज़रूरी है कि मैं इर्तिका को वो कुछ बताऊं जो मुझ पर बीत चली है? मेरे अंदर से एक आवाज़ उभरी, मगर ये तो धांधली होगी। मेरे ज़मीर की आवाज़ आई, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मैंने ज़मीर को मुतमईन करते हुए कहा, हवस को मोहब्बत का नाम देने वालों के लिए सब कुछ जायज़ हो सकता है। ज़मीर की फिर आवाज़ आई, और फिर इस तरह का वादा तो तुम मार्गरेट से भी कर चुके हो। मेरे अंदर का आदमी मुस्तकिल मुझे तंग कर रहा था। मार्गरेट और इर्तिका का क्या मुकाबला, मैंने खुद से कहा। इर्तिका से शादी करने का सबसे बड़ा सियासी फ़ायदा ये होगा कि मेरे हल्के के मुसलमान वोटर मुझ पर पहले से ज़्यादा एतमाद करने लगेंगे। मैंने अपने तई एक और जवाब तलाश किया, और अजीत की मुखालफत के बाद हिंदू अक्सरियत मज़ीद दूर हो जाएगी। ये सब बात की बातें हैं, मैंने लाजवाब होते हुए कहा। विजय के इस फिक्रे के बाद के इर्तिका भी मुझे पसंद करती है। मुझे खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था।